सारा जो डेफिनेशन है उस चीज़ की वो आपको मिल जाएगी। तो आप सर कोई हैश बताना चाहे। हैश सर कोलिजन तो हैश टेबल्स की सर तरह ही सुनिए। होता है, आपने कहा था। सर मैं बताना चाहूँगी। जी प्लीज़। इसके लिए दो चीजें हम कर सकते हैं, एक लीनियर प्रोबिंग और एक चेनिंग। मुझे ये वर्ड्स ही याद है, मुझे भी प्रॉपर नहीं याद है कि क्या करें। एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक है आपने बताया कि हम लीनियर प्रॉबिंग कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल मेरे पास सेम की रिटर्न हो रही है तो मैं क्या करूं, आगे खाली जगह देखना शुरू कर दूं कि जिधर खाली जगह मुझे मिले वहां पे मैं इस की को स्टोर कर दूं। तो ये होगा लीनियर प्रॉबिंग। चेक कर रहे हैं बस कि काम जहाँ भी खाली जगह मिलेगी स्टोर कर लूंगा। दूसरी चीज़ है चेनिंग, कि उसी जगह पर मैं एक चेन बना दूं और उस चेन में अपना डाटा स्टोर करना शुरू कर दूं, एक लड़ी बना दूं डाटा की, कीज की। तो यही दो मेथड्स हैं आसान अल्फाज में अगर मैं इनको बताना चाहूँ। तो आज हम क्वेश्चंस दो क्वेश्चन करेंगे और इन दो क्वेश्चंस से फर्दर हम अपने जो डाटा स्ट्रक्चर्स कवर किए थे उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास इजी है और दूसरा क्वेश्चन हमारे पास मीडियम लेवल का है। तो पहला क्वेश्चन है वैलिड एनाग्राम। तो एनाग्राम होता क्या है बेसिकली? एनाग्राम कोई वर्ड जो है वो अगर हमारे पास जैसे ये एनाग्राम लिखा हुआ है और कोई और एक और वर्ड है तो वो वर्ड ऐसा होगा कि वो उन्हीं अल्फाबेट्स से बना होगा, उन्हीं करेक्टर्स से बना होगा, बस वो थोड़े आगे पीछे हुए होंगे। जैसे यहाँ पर एनाग्राम लिखा हुआ है और यहाँ पे नेगाराम लिखा हुआ है तो उसमें वही अल्फाबेट्स आ रहे हैं जो इसमें है। इस तरह ये रैट है और ये कार है, तो ये एनाग्राम नहीं है क्योंकि इसके अंदर हमारे पास टी है जबकि इसके अंदर हमारे पास टी नहीं है, इसके अंदर हमारे पास एक एक्स्ट्रा सी आ गया है। तो बेसिकली ये एनाग्राम होता है। तो इस क्वेश्चन को कोई रीड करना चाहे। Sir, given two जी। strings S Yes. and T return true. यस। सर स्क्रीन शो नहीं हो यस। रही। सो मैं स्टार्ट से करती हूँ। गिवन टू स्ट्रिंग्स S and T return true if T is an anagram of S and false otherwise. मीनवाइल इस क्वेश्चन में वो पूछ रहा है कि लाइक दो स्ट्रिंग्स आपको गिवन है जिसमें S और T है और आपको रिटर्न होगा ट्रू, लेकिन अगर टी एस एन एनाग्राम हो ऑफ एस तो फिर आपको जो है वो फॉल्स आई थिंक रिटर्न होगा। इज इट? एग्जैक्टली। यस ये ऐसे ही है लेकिन आप दोबारा से जरा कोमा पर फोकस करें ना कि कोमा किस जगह पर है और उसके बाद एक एंड है जिसकी वजह से बस आपने थोड़ा सा टेंस स्ट्रक्चर दोबारा से देखना है, दोबारा से इसको ट्राई करें। ओके, गिवन टू स्ट्रिंग्स एस एंड टी। लाइक अगर हमारे पास टू स्ट्रिंग्स होंगे एस और टी तो हमें रिटर्न मिलेगा, देन कॉमा रिटर्न ट्रू, तो वो हमें ट्रू रिटर्न कर देगा। टू रिटर्न करेगा इफ टी इज एन एनाग्राम ऑफ एस, अगर वो एक एनाग्राम है, एंड फॉल्स यस। अदरवाइज। लेकिन और अगर अगर वो एनाग्राम नहीं होगा तो वो फॉल्स रिटर्न कर देगा। यस थैंक यू सो मच मैम। एग्जैक्ट। ठीक हो गया। इसको हम अपने बोर्ड पर ले आते हैं। ओके। तो अब हमारे पास स्ट्रिंग्स हैं, ठीक है। साथ साथ हम देखते हैं कि स्ट्रिंग्स क्या होती हैं। स्ट्रिंग्स बेसिकली अगर हम देखें तो करेक्टर्स होते हैं ना हमारे पास, उन करेक्ट ढेर सारे करेक्टर्स को बना के मिला के अगर हम एक इकट्ठा लिख दें तो वो एक स्ट्रिंग बन जाती है, ठीक है। यानी स्ट्रिंग को हम कहते हैं लिस्ट ऑफ करेक्टर्स। ठीक है, ढेर सारे करेक्टर्स की एक लिस्ट होती है स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग के साथ हम डिफरेंट ऑपरेशंस कर सकते हैं। स्ट्रिंग जो होती हैं वो हमारे पास इम्यूटेबल होती हैं। हम स्ट्रिंग को चेंज नहीं कर सकते, यानी मैं इस तरह नहीं कर सकता कि मैं एस के अंदर इसी चीज़ को एडिट कर दूं। मैं एस को एक नई वैल्यू असाइन कर सकता हूँ, उसमें मैं जी की जगह एफ लिख सकता हूँ, लेकिन मैं इसी स्ट्रिंग को चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। उसके अलावा स्ट्रिंग के और क्या फंक्शंस होते हैं? स्ट्रिंग के ऊपर हम आइट्रेट कर सकते हैं, लूप चला सकते हैं स्ट्रिंग के ऊपर, ठीक है। कि फॉर आई इन एस अगर मैं करूँ, फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ एस, ठीक है। इसी से हमें ये पता चल गया कि लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं हम किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ ऑफ एस लगाकर। हम स्ट्रिंग को सॉर्ट कर सकते हैं। सॉर्ट क्या होगा कि जो हमारे पास ASCII करेक्टर्स के कोडिंग के लिहाज से जिनका ASCII कोड छोटा होगा वो पहले आ जाएंगे, जिनका बड़ा होगा वो बाद में आ जाएंगे। यानी ए पहले आ जाएगा, फिर दूसरा ए, फिर तीसरा ए। तो सॉर्ट हम कर सकते हैं इसको, स्ट्रिंग को।
उसके अलावा हम स्ट्रिंग के ऊपर स्लाइसिंग कर सकते हैं कि हम एक स्पेसिफिक जगह से शुरू करके स्पेसिफिक जगह तक स्ट्रिंग को रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा हम स्ट्रिंग में अगर कुछ और मेथड कर सकते हैं तो आप में से कोई ऐड कर दे जो मैंने स्किप कर दिया हो। सर इनको अपर केस में लोअर केस में कर सकते हैं। एग्जैक्टली अपर को लोअर केस में कर सकते हैं। इनके साथ कंडीशन चेक कर सकते हैं कि ये अल्फ़ाबेट्स हैं सारे, या ये अल्फ़ा न्यूमेरिक करेक्टर्स हैं, या ये डिजिट्स हैं। ये चीज़ें हम चेक कर सकते हैं। ये हमारे पास मेथड्स हैं। इसके सर अलावा ये हो जाती है जी स्लाइसिंग। स्लाइसिंग कर सकते हैं। एग्जैक्टली और किसी के माइंड में कुछ आ रहा हो? ठीक है। अभी मतलब मेरे माइंड में यही चीज़ें आ रही थी। तो हमारे पास ये बैंक है। सबसे पहले हम अपना बैंक देख लेते हैं कि हमारे पास जो बैंक ऑफ टूल्स हैं, जो हमारे टूल्स हैं, वो क्या क्या हैं। ठीक है। तो हमारे पास हमारे टूल्स में अभी तक अरेज हैं, हमारे पास डिक्शनरीज हैं। बल्कि हम अरेज को नहीं देखेंगे। ठीक है। हम पाइथन में काम कर रहे हैं तो हम लिस्ट देखेंगे। ठीक है कि हमारे पास लिस्ट्स हैं पाइथन की। ठीक है। पाइथन की लिस्ट में डिफरेंट डाटा टाइप स्टोर्स हो सकते हैं। दूसरा हमारे पास डिक्शनरीज हैं। ठीक है, या हैश मैप्स हैं। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास लिंक लिस्ट हैं। ठीक है, हम लिंक लिस्ट भी हमने स्टडी किया है अभी तक। ठीक हो गया। तो इसके अलावा हमारे पास अभी हमने देख लिया कि स्ट्रिंग के कुछ मेथड्स हैं, कुछ फंक्शंस हैं, कुछ ऑपरेशंस हैं जो हम इस पे काम कर सकते हैं। तो ये हमारा टूल बॉक्स है इस टाइम हमारे पास। इस टूल बॉक्स को इस्तेमाल करते हुए हमने ये जो ऑपरेशन है या ये जो सिनेरियो है ये परफॉर्म करना है। ठीक है। तो आप में से कोई बताना चाहेगा कि हम क्या कर सकते हैं इसको? अगर हम दोनों पे एक लूप चलाएंगे ना, तो लूप से तो सीधा सीधा फायदा नहीं होगा मेरे ख्याल में। कि मैंने एक लूप चलाया एस के ऊपर, आइटरेट करना शुरू किया, और एक लूप चलाया टी के ऊपर, आइटरेट करना शुरू किया। ठीक है। तो उससे तो फायदा नहीं होगा, उस तरह मैं चेक नहीं कर सकता। इसके अलावा क्या तरीका हो सकता है? सर एस्टिमेट्स यूज कर लें। सबसे जो आसान मुझे इस टाइम लग रहा है लाइक दोनों को सॉर्ट सर कर दें इज इक्वल टू हैशिंग यूज कर लें सम। सर, हैशनेक्स कीज वैल्यू स्टोर डिक्शनरीज करते हैं। यूज कर लें। ठीक है, ठीक है। दो ऑप्शंस हमारे पास आ गए। एक ऑप्शन हमारे पास आया है सॉर्ट कर सकते हैं हम। ठीक है। और दूसरा ऑप्शन आया है हमारे पास डिक्शनरीज हम यूज कर सकते हैं। ठीक है। सॉर्ट की तो मुझे समझ आ गई कि हम एस को भी सॉर्ट कर लें और टी को भी सॉर्ट कर लें। तो जितने भी ए हैं वो हमारे पास पहले आ जाएंगे और बाकी करेक्टर्स आगे चले जाएंगे। इसी तरह यहाँ पे भी यही होगा, और फिर हम मैच कर सकते हैं दोनों पर अलग अलग से लूप चला के कि दोनों करेक्टर सेम हैं या नहीं। तो सॉर्ट की तो मुझे समझ आ गई। डिक्शनरी की मुझे समझ नहीं आई। डिक्शनरी हम कैसे यूज कर सकते हैं? मैम अगर आप ऐड कर दें कि फर्दर एक्सप्लेन कर दें कि डिक्शनरी आपने बिल्कुल ठीक बताया वी कैन यूज, लेकिन कैसे कर सकते हैं हम डिक्शनरी को? सर तो काउंटर के तौर इसमें पे। वैल्यूज आपस में मैच करके दोनों की बारी बारी यस, दोनों की यस। अलग अलग डिक्शनरीज बनाते, तो उनको अलग अलग मैचिंग करते जाएंगे। मुझे इतना ही एग्जैक्टली आ रहा है exactly। माइंड। हाँ, एग्जैक्टली आप बिल्कुल ठीक कवर कर रही हैं। कि मैं क्या करूं कि मैं पहले ना इसके ऊपर एक लूप चलाऊं और इसकी एक डिक्शनरी बना लूं जिसके अंदर मैं की में करेक्टर रख लूं और वैल्यू में जितनी बार वो करेक्टर आ रहा है वो चीज़ रख लूं। ठीक है। यानी मैं एस के लिए एक डिक्शनरी बनाऊं। ठीक है। और उसके अंदर मैं क्या करूं कि ए के लिए मैं रख लूं 3। ठीक है, क्योंकि 3 बार ए है इसमें। एन के लिए मैं रख लूं 1। ठीक है। और जी के लिए भी मैं रख लूं 1। ठीक है। और आर के लिए भी रख लूं 1। और एम के लिए भी 1 रख लूं। तो ये मेरे पास एक डिक्शनरी बन गई एस की। इसी तरह मैं टी की डिक्शनरी बना लूं और उसके अंदर भी मैं ऐसे ही कर लूं। ठीक है, जो भी मेरे पास करेक्टर जितनी बार भी आ रहे हैं। और फिर मैं देख लूं कि यार क्या ये दोनों डिक्शनरीज बराबर हैं। अगर तो ये दोनों बराबर हैं तो ये एनाग्राम है। अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो ये एनाग्राम नहीं है। इस चीज़ की किसी को अगर समझ नहीं आई तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं इस अप्रोच की। ठीक है। तो डिक्शनरी हम कैसे बना सकते हैं इसकी? सर फॉर लूप लगा के आइटरेट करके बना सकते हैं। यस, फॉर लूप लगा के बना सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब बिल्कुल आपने ठीक बताया। तो इसमें मेरा एक और क्वेश्चन है, एक और क्यूरी है, मुझे अक्सर प्रॉब्लम फेस होती है, मैम उसमें भी हेल्प कीजिएगा। कि अब मेरे पास एक वैल्यू है ए। ठीक है। और उसके बाद है एन। और उसके बाद है ए। ठीक है। अब मैंने एक फॉर लूप चलाया। ठीक है। जो कि बारी बारी इन सारी वैल्यूज के ऊपर चलेगा। ठीक हो गया।
अच्छा, अब जब मेरा ये लूप इसके ऊपर चला तो मेरे पास आया ए। ठीक है, ए की वैल्यू को मैंने प्लस इज इक्वल टू 1 कर दिया, तो क्या होगा, डिक्शनरी में जो वैल्यू ए की स्टोर होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। फिर यहाँ पर मैं इसके अंदर वैल्यू दोबारा ए पर आऊंगा तो दोबारा करूंगा। तो क्या ये मेरा कोड सही चलेगा या इसके अंदर कोई इशू आएगा? सर आई थिंक सर सो इसमें इशू। इशू आएगा, इशू आएगा। एग्जैक्टली। एग्जैक्टली, क्योंकि देखें ना, अगर मैं डायरेक्ट इस तरह लिख दूं एन प्लस इज इक्वल टू 1 एक नॉर्मल वेरिएबल को, तो मेरे पास क्या एरर आएगा? मेरे पास ये एरर आएगा कि एन तो कुछ डिफाइन ही नहीं है भाई, हम क्या वैल्यू इंक्रीज करें, हमें तो नहीं पता एन 0 है, एन 2 है, एन 4 है, वी डोंट नो। प्रोग्राम हमें ऐसे कह रहा है, कंपाइलर या इंटरप्रेटर, तो उसको नहीं पता। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले वेरिएबल को एन इज इंडेक्सिंग इक्वल टू, करनी पड़ेगी। वेरिएबल को क्या करना पड़ेगा, अगर मैंने एक वेरिएबल के अंदर सर ऐड पहले कुछ करना है, वेरिएबल को लिखेंगे। इनिशियलाइज इनिशियलाइज करते हैं। करना पड़ेगा। जीरो यस, से इनिशियलाइज इनिशियलाइज करना करना। पड़ता है। एग्जैक्टली, इनिशियलाइज करना पड़ता है कि अगर मैंने ये चीज लिखनी है एन प्लस इज इक्वल टू 1, तो ये जो इसने प्लस इज इक्वल टू करना है ना, इसको एन को कुछ वैल्यू होनी चाहिए, तो मैं उसको 0 से इनिशियलाइज कर देता हूँ या 1 से कर देता हूँ या जिस तरह भी करूँ, इनिशियलाइज कर देता हूँ। तो यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर कर सकते हैं अप्लाई। तो यहाँ पर हम कैसे कर सकते हैं ये कॉन्सेप्ट? सर यहाँ सर पे फिर हम पहले इंडेक्सिंग से नहीं कर सकते? इंडेक्सिंग से क्योंकि किस तरह? लाइक हम लोगों का जो फर्स्ट ए है तो वो हम उसको, वो तो जीरो इंडेक्स पे है ना, जी फिर जी। 1 पे और फिर 2 पे। तो जी जी। वरना कोई वैल्यू हम खुद से तो असाइन नहीं कर सकते, या फिर दूसरा मेथड ये है कि ए कितनी दफा रिपीट हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग ए को वैल्यू असाइन हो जाए। जी, हमने यही करना है बेसिकली। अभी वो जो इंडेक्सिंग वाली चीज़ है ना, वो अभी हमें नहीं चाहिए इस क्वेश्चन के अंदर। इस क्वेश्चन में हमें ये चीज़ चाहिए कि इसके अंदर ए कितनी बार आ रहा है, वो हम फिर कंपेयर कर लेंगे कि अगर इसमें भी उतनी ही बार आ रहा है तो फिर तो ठीक है। तो यही चीज़ हमने चेक करनी है कि ए कितनी बार आ रहा है। उस चीज़ को करने के लिए जब मैं डायरेक्ट इस तरह लिखता हूँ ना, डिक्शनरी का नाम लिख दिया मैंने, फॉर एग्जाम्पल मेरी डिक्शनरी का नाम था ये, ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर मैंने की लिख दी, ठीक है, और मैंने उसको प्लस इज इक्वल टू 1 लिख दिया, तो मेरे पास एरर आ जाता है। वो कहते हैं भाई मुझे नहीं पता, मैं ए के अंदर ए की उसकी पहली क्या वैल्यू है, मुझे क्या पता मैं किसके अंदर 1 सर प्लस हम करूं। सर ए ये को इफ डिफाइन एल्स की कर देंगे स्टेटमेंट लगा पहले। देंगे ना। इफ एल्स की स्टेटमेंट लगा देंगे कि अगर पहले से ही डिक्शनरी हम्म। में है तो प्लस कर देंगे, एल्स में ये कर देंगे कि अगर नहीं प्रेजेंट तो इक्वल टू 1 कर देंगे। एग्जैक्टली ऐसे कर सकते हैं कि हम फॉर लूप लगा दिया बाहर, फॉर लूप बाहर लगाने के बाद अंदर एक और कंडीशन लगाएं, ठीक है, और इस कंडीशन लगाने के अंदर हम चेक करें कि अगर ये पहले से डिक्शनरी के अंदर है तो फिर तो आप +1 कर दो। इस की के ऊपर कोई ना कोई वैल्यू अगर पहले से पड़ी हुई है, वो जो भी वैल्यू है, अगर पहले से नहीं है तो आप क्या करो, उसको इज इक्वल टू 1 इनिशियलाइज कर दो। जैसे हम एक वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं, इसी तरह हम एक की को डिक्शनरी के अंदर इनिशियलाइज कर देंगे। ठीक है, इसमें अगर किसी को समझ नहीं आई तो आप पूछ लें। तो ये चीज़ जो है ना, ये हमेशा होगी जब भी हमने अपनी डिक्शनरी को जनरेट करना होगा, हम फॉर लूप तो लगाएंगे ही लगाएंगे, साथ में हम इफ कंडीशंस भी लगाएंगे। ठीक है, इसके लिए बिल्ट इन फंक्शन भी होता है। ठीक है, बिल्ट इन फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बिल्ट इन फंक्शन हमारे पास क्या होता है, काउंटर। ठीक है, तो काउंटर जो होगा, जब उसको हम कोई भी अपनी अरे पास करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली मुझे डिक्शनरी जनरेट करके दे देगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये वाली मेरे पास एक अरे थी, मैंने काउंटर फंक्शन को पास की, तो वो मुझे ऑटोमेटिकली इस तरह की डिक्शनरी जनरेट करके दे देगा मुझे। ठीक है, तो अगर मैं क्या करूं कि मेरे पास एक स्ट्रिंग है एस और एक स्ट्रिंग है टी, ठीक है, एक मैं काउंटर लगाऊं इसके ऊपर, ठीक है, और एक मैं काउंटर लगाऊं इसके ऊपर, ठीक है, और दोनों काउंटर लगाए, दोनों ने डिक्शनरीज जनरेट की, मैं इनको बस चेक कर लूं कि क्या ये इक्वल हैं या नहीं है। ठीक है, एक तरीका मेरे पास ये हो सकता है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि मैं सॉर्ट का फंक्शन लगाऊं एस के ऊपर और सॉर्ट का फंक्शन लगाऊं, सॉर्टेड का फंक्शन होता है, सॉर्टेड का फंक्शन लगाऊं एस के ऊपर और सॉर्टेड का फंक्शन लगाऊं टी के ऊपर, और फिर चेक कर लूं कि ये दोनों इक्वल हैं या नहीं। ठीक है, ये अप्रोच भी हमारी बिल्कुल सही हो सकती है। ठीक है, या फिर अगर मैंने ये बिल्ट इन फंक्शन इस्तेमाल नहीं करने,
मुझे मेरे प्रोफेसर ने बोला कि आप मैनुअल कोड करके दिखाओ, तो मैं एक फॉर लूप लगाऊं, ठीक है, उस फॉर लूप को चलाऊं, पूरी आइटरेशन करूं एस के ऊपर, और फिर उसकी डिक्शनरी बनाऊं एस की, फिर वही फॉर लूप चलाऊं मैं टी के ऊपर, और फिर टी की डिक्शनरी बनाऊं सारी की सारी, फिर मैं एक फॉर लूप चलाऊं किसी भी एक के ऊपर, या एस के एक्स वाली डिक्शनरी के ऊपर चला दूं या टी वाली डिक्शनरी के ऊपर चला दूं, और उसकी सारी वैल्यूज कंपेयर करूं कि क्या वो सारी वैल्यूज जो अभी चल रही हैं, क्या वो वैल्यूज टी की डिक्शनरी के अंदर भी हैं, या क्या वो कीज टी की डिक्शनरी में भी हैं। अगर तो वो कीज इसके अंदर हैं, पहली कंडीशन तो ये हो गई कि कीज के अंदर हैं, तो ठीक है। दूसरी चीज ये चेक करो कि क्या उस की की जो वैल्यू है वो वही है जो एस के अंदर है, ठीक है, टी के अंदर क्या वही वैल्यू है जो हमारे पास एस के अंदर थी। ठीक हो गया। जब हमने ये सारी चीजें चेक कर ली, ठीक है, और तो हमें पता चला कि हमारे पास पूरा लूप खत्म हो गया है, और जितने भी हमारे पास ये सारी चीजें थी वो सारी टी के अंदर हमने चेक की, वही सारी चीजें हमारे पास, उस वही सारी कीज हमारे पास जो एस के अंदर थी वो टी के अंदर भी हैं, और उन सब के ऊपर वही फ्रीक्वेंसी डली हुई है। अगर इसके अंदर ए 3 बार है एस के अंदर, तो टी के अंदर भी ए 3 बार है, ठीक है। अब अगर इसके अंदर बी 1 बार है, तो टी के अंदर भी बी 1 बार है, तो ये सारा लूप चलेगा, ठीक है। और एंड पर अगर ये सारी चीजें एग्जीक्यूट हो गई, पूरा सारे कीज चेक हो गई, तो मैं रिटर्न ट्रू कर दूंगा। और अगर ये चीज ठीक नहीं होती यहाँ पर किसी जगह पर, तो बीच में यहाँ पे रिटर्न फॉल्स कर दूंगा। किसी भी टाइम ऐसा हो कि आप कोई की चेक कर रहे थे, उसकी वैल्यू जो है वो सेम नहीं है एस के अंदर, तो आप फॉल्स रिटर्न कर दो, ठीक है। तो ये मैनुअल तरीका हो गया, और ये इसका ऑटो तरीका हो गया। अच्छा, यहाँ पे अब एक इशू है अभी, तो इस किसी का कोई क्वेश्चन हो इसमें तो पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे स्लॉटिंग क्यों यूज किया है उसका बता दें। सॉर्ट का? हाँ जी। अच्छा, ये एक अलग अप्रोच थी सॉर्टेड की के। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है एस और ये है टी, मैं अगर इसको सॉर्ट कर दूं तो मेरे पास एस जो है वो सॉर्ट होके बन जाएगा ए जी एम और आर, और इसी तरह टी भी बन जाएगा ए जी एम और आर, दोनों स्ट्रिंग्स एक जैसी बन जाएंगी, इनको कंपेयर कर लूंगा, और अगर ये ठीक होंगी, बराबर होंगी, तो ट्रू रिटर्न हो जाएगा, अगर ये बराबर नहीं होंगी तो फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक सॉर्टिंग वाली अप्रोच है। सॉर्टिंग वाली अप्रोच में हमारे पास टाइम कम्प्लेक्सिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है, और काउंटर वाली अप्रोच में टाइम कम्प्लेक्सिटी कम होती है। इसको हम डिस्कस करते हैं, पहले हम इस बात को ख़त्म करें कि इसके अंदर किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है इस मैनुअल अप्रोच के अंदर। ठीक है, कोई किसी का क्वेश्चन नहीं है। मुझे इसके अंदर एक मसला लग रहा है, जो मेरे माइंड में एक मसला आया। मसला ये आया मेरे माइंड में कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये दोनों ही हम ले लेते हैं, बजाय इसके कि हम अपना टाइम वेस्ट करें। मसला मेरे पास ये आ रहा है कि मैंने डिक्शनरी बना ली इसकी भी और इसकी भी, ठीक है, मैनुअल तरीके से बना ली या काउंटर से बना ली। फिर मैंने फॉर लूप चलाया एस के ऊपर, और उसने चेक किया कि क्या ए भी इसके अंदर उतनी ही बार है, क्या एन भी उसके अंदर इतनी बार है, क्या जी भी उसके अंदर इतनी बार है, क्या एम भी उसके अंदर इतनी बार है, क्या आर भी इतनी बार है। सारी चीजें उसने की और ट्रू रिटर्न कर दिया, ठीक है। केसेस तो मेरे सारे पास हो गए जो यहाँ पे गिवन है। एक मसला आ रहा है। मसला क्या आ रहा है कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर टी के अंदर मेरे पास एक और करेक्टर आ जाता है जो कि आ जाता है सी, ठीक है। अब लूप तो मैंने एस पे चलाया, उसने तो इन सारे करेक्टर की वैल्यूज देख ली, डिक्शनरी के अंदर मैच कर रही थी, ठीक है, और उसने सारी मैच करके ट्रू रिटर्न कर दिया। तो क्या ये ठीक किया इसने? इस केस में ट्रू रिटर्न करना चाहिए था। नो सर, कुछ तो उसमें सीधी आ रहा है। एग्जैक्टली exactly. तो ये मसला आ रहा है इसके अंदर। इस मसले को हम कैसे हैंडल करें? सर इस केस में फिर हम उसे कहेंगे कि वो अगर मैच जो वैल्यू नहीं कर रही तो फिर वो उसमें फॉल्स रिटर्न कर देगा ना। लेकिन हमने तो लूप इसके ऊपर चलाया ना, हम तो सी तक पहुंचे ही नहीं, हमने लूप चलाया हुआ था फॉर के सर ऊपर। जैसे हमने पहले डिक्शनरी में सेव किया एंड देन हमने लूप चलाया, तो हम लूप को डायरेक्ट करके एस को डायरेक्ट टी के साथ ही कंपेयर कर लेते हैं, उसके अंदर कंडीशन नहीं डालते हैं। डिक्शनरीज को डायरेक्ट कंपेयर कर लें, ये कह रही हैं आप? यस सर। सर एग्जैक्टली exactly, ऐसे ऐसे कर सकते हैं, बिल्कुल डिक्शनरीज को डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हैं।
इसके सर अलावा अगर दोनों मैंने की लूप चलाना ही है फिर क्या करूं? सर दोनों की लेंथ अगर हम चेक कर लें। यस, ये भी बड़ी अच्छी अप्रोच है कि मैं लेंथ चेक कर लूं, जिसकी जिसकी लेंथ बड़ी है, जिस डिक्शनरी की लेंथ बड़ी है उसके ऊपर फॉर लूप चलाऊं। जैसे अगर एस की लेंथ बड़ी है तो मैं अपना फॉर लूप एस के ऊपर चला लूं, और अगर टी की लेंथ बड़ी है तो मैं अपना फॉर लूप टी के ऊपर चला लूं, तो सी तो उसके अंदर फिर आ जाएगा, और वो सी इसके अंदर नहीं होगा तो फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। ग्रेट, ये अप्रोच भी बिल्कुल अच्छी है। तो बिल्कुल सही, हमने इसकी काफ़ी डिस्कशन कर ली। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है अब हमारा, हम या तो क्लास के एंड में करेंगे, ठीक है, या फिर ये आपका एज ए होमवर्क है। ठीक है, बल्कि इसको हम दो अप्रोचेस तो अभी देख लेते हैं, एक एक लाइन की अप्रोच है। ठीक है, एक अप्रोच है सॉर्टेड एस इज इक्वल टू सॉर्टेड टी। कि भाई आप क्या करो, पहले एस को सॉर्ट करो, फिर टी को भी सॉर्ट करो, और दोनों को आपस में देखो, सॉर्ट होने के बाद बराबर हैं। अगर वो बराबर हैंगे तो यहाँ पे ट्रू होगा और ट्रू रिटर्न हो जाएगा। अगर ये इक्वल नहीं होंगे तो यहाँ पे फॉल्स आएगा और फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम रन करते हैं, तो हमारे पास ये रन हो जाता है, एक्सेप्ट हो जाता है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं यहाँ पर बिल्ट इन फंक्शन बना दूं, लगा दूं, जो कि रिटर्न कर देता है हमारे पास कि ये कितनी बार इसके अंदर आ रहे हैं, काउंट डिक्शनरी बना देता है एस की। ठीक है, तो इसको चलाता हूँ, ये देखता हूँ, तो ये भी मेरे पास रन हो जाता है कि इसने क्या किया, एस की भी एक डिक्शनरी बना दी, टी की भी डिक्शनरी बना दी, और देख लिया दोनों डिक्शनरीज बराबर हैं या नहीं। जो चीज़ हमने यहाँ पर डिस्कस की थी ना, ये वाली, ये दोनों डिक्शनरीज बनाई और देखा बराबर हैं या नहीं। अच्छा, तो यहाँ पे तो ये काउंटर चल गया है। ठीक है, लेकिन अब मैंने काउंटर लिखा। अच्छा, मेरी आदत है कि हम ना चीज़ के बिल्कुल डेप्थ में जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह कुछ जान नहीं छुड़ाएंगे चीज़ों से। तो इसमें अगर आपको ये ठीक ना लगे अप्रोच तो आप मुझे बता सकते हैं, तो हम ऐसा नहीं किया करेंगे क्लास में। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है मेरा आप लोगों से। एक चीज़ मैंने लिखी यहाँ, ठीक है, काउंटर ये भी एक फंक्शन है, और एक चीज़ मैंने लिखी यहाँ पर सॉर्टेड, ये भी एक फंक्शन है। ठीक है, तो सॉर्टेड मेरे पास जो है उसका कलर चेंज हो रहा है, उसका ये वाला फंक्शन का जो कलर है वो वाला बन रहा है, लेकिन काउंटर का कलर नहीं चेंज हो रहा मेरे पास। ये इसकी क्या वजह है? ये सर ये किसी ने नोट बिल्ट किया है? इन, यस सर, ये बिल्ट इन फंक्शन होगा ना पाइथन का। जो बिल्ट इन जी, फंक्शन होते हैं उनके कलर चेंज होते हैं। एग्जैक्टली exactly, बिल्कुल सही बताया आपने। जो सॉर्टेड है वो हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन है, जो हमारे पास डिफॉल्ट पाइथन के साथ आ रहा है। तो ये जब मैं कोड रन कर रहा हूँ तो ये अगर मैं अपने पास अपनी आईडी में विजुअल कोड में रन करूँ फिर भी रन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये वाला जो कोड है ना, ये मेरे पास रन नहीं होगा इस तरह, ये मुझे एरर दे देगा, ये कहेगा कि भाई ये काउंटर क्या चीज़ है। लेकिन लीड कोड पर ये रन हो गया, ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज शायद जो क्वेश्चन है उसकी कंडीशंस यही थी। ठीक है, लेकिन हमारे पास क्वेश्चन की तो कंडीशन है, लेकिन हमने एक फंक्शन यूज किया काउंटर, और एरर नहीं आया कि आपने ये फंक्शन तो डिफाइन नहीं किया हुआ, ये एरर क्यों नहीं आया? ये मतलब हमारे पास ये सारा सेटअप पहले से हुआ होता है। ये एग्जैक्टली जो exactly, भी बिल्कुल रिक्वायर्ड लाइब्रेरी। एग्जैक्टली exactly, बिल्कुल। तो क्या होता है हमारे पास कि जो हमारे पास लीड कोड में जो भी हम क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन रन कैसे होता है, ठीक है, हम ये चीज़ देखते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे रन होता है कि हमारे पास ये क्लास बनी हुई है सोल्यूशन, और ये फंक्शन बना हुआ है इज एनाग्राम। ठीक है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये इस तरह क्यों लिखा हुआ है, हम डायरेक्ट ही एक फंक्शन डिफाइन करें और डायरेक्ट ही लिख दें, ये क्लास क्लास क्यों लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्या होता है बैक एंड पर हमारे पास कि हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं सबसे पहले, कि जो हमारी क्लास होती है उसका एक ऑब्जेक्ट हमने बना लिया। ठीक है, मेरी ये क्लास है सोल्यूशन और मैंने उसका ऑब्जेक्ट बना लिया। ठीक है, फिर मैं क्या करता हूँ कि मैं इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अपना फंक्शन कॉल करता हूँ इज एनाग्राम, और उस फंक्शन के अंदर अपने पैरामीटर पास करता हूँ, जो कि मेरे पैरामीटर्स हैं एस और टी। बैक एंड पर हमारे पास ये दो लाइंस एग्जीक्यूट होंगी, तो हमारा ये कोड चलेगा। ठीक है, इसकी अगर किसी को समझ नहीं आई तो पूछें। ये है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट। ठीक सर है, सबको ये समझा? बैक एंड पर ये सेव है, या जो हम हमें क्लास दी गई है वो उस तरह से हुआ है?
हाँ, बैक एंड पे मतलब मैंने जब सबमिट करना है ना, तो सबमिट के बटन के अंदर ये चीज इस तरह समझ लें कि सबमिट में सेव है, कि जब कोई बंदा सबमिट में क्लिक करेगा इस क्वेश्चन के लिए 242 के लिए, तो आपने ये चीज चला देनी है, तो वो खुद ब खुद ही चलेगी। फिर उसके अंदर आगे कंडीशंस लगी होती हैं कि आपने चेक करना है, असर्ट करना है कि जो ये था ये सारे मतलब लगा होगा कि भाई ये केस पास, ये इनपुट गई तो क्या यही आउटपुट आई, वो सारी इनपुट को मैच करेगा। उसके बाद उसके अंदर एक टाइम लिमिट डिफाइन होगी कि ये कोड क्या 10 सेकंड के अंदर चल गया, या इसने 10 सेकंड से ज्यादा ले लिया। 10 सेकंड तक चल गया तो इसको सबमिट कर लो। अगर 10 सेकंड से ज्यादा हो गए तो टाइम लिमिट एक्सीडेड का एक एरर पास कर दो। फिर एक स्पेस भी डिफाइन होगी कि अगर ये कोड जो है ये इस 20 MB में चल रहा है तो ठीक है, 20 MB से ज्यादा ले रहा है ना, तो फिर आप स्पेस लिमिट का एरर दे दो। ठीक है। ओके अच्छा, सर। अब ये यही कोड जो होगा ना, ये वाला कोड, ये मेरे पास, अगर मेरे पास एक प्रोफेसर थे जो मेरा स्कॉलरशिप का इंटरव्यू ले रहे थे, और उन्होंने मुझे बोला कि विजुअल कोड में ये क्वेश्चन लिख के दिखाओ, लीड कोड का उन्होंने मुझे इंटरफेस खोल के नहीं दिया। उन्होंने एक मेरे साथ पावर पॉइंट की फाइल शेयर की, उसके अंदर क्वेश्चन लिखा हुआ था और उसके अंदर ही एग्जाम्पल्स लिखी हुई थी, और उन्होंने मुझे बोला कि आप इसका कोड जनरेट करके दें। मैंने उनको ये कोड जनरेट करके दिया तो उन्होंने बोला कि ये कोड तो एरर दे रहा है, ये तो ठीक कोड नहीं है। अब मैंने इस कोड को ठीक करना है, वो मैं कैसे कर सकता हूँ? सर इंपोर्ट लगा लेंगे। एग्जैक्टली exactly. हमने ये जो फंक्शन यूज करना है हम इसको इंपोर्ट करेंगे। ठीक है। हमारे पास लाइब्रेरी है कलेक्शंस, उसमें से हम ये चीज इंपोर्ट करेंगे। ठीक है। हम इसको बोलेंगे फ्रॉम कलेक्शंस इंपोर्ट काउंटर। अब अगर मैं इसको अपने VS कोड में चलाता हूँ या इसको मैं अपने पर्सनल आईडी में चलाता हूँ, तो मेरे पास ये चलेगा। लीड कोड में ये इसके बगैर भी चलेगा, क्योंकि लीड कोड के अंदर हमारे पास कंटेनर चलता है, जैसे डॉकर कंटेनर होता है ना, उसके अंदर एनवायरनमेंट वेरिएबल्स होते हैं। उन एनवायरनमेंट वेरिएबल्स के अंदर कलेक्शंस इंपोर्टेड होती हैं, इस वजह से मेरे पास एरर नहीं आता। लेकिन अगर मैं लीड कोड के अलावा चलाऊंगा तो मेरे पास एरर आएगा। इसके लिए मुझे कलेक्शंस में से काउंटर को इंपोर्ट करना होगा और फिर काउंटर को यूज़ करना होगा। अगर मुझे एंड टाइम पे ये चीज़ भूल जाएगी तो मुझे मैनुअली फॉर लूप चला के अपनी डिक्शनरीज बनानी होंगी। ठीक हो गया। इसमें किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछना है। तो ये कलेक्शन क्या चीज़ है? कलेक्शंस क्या चीज़ हैं? अच्छा, हमारे पास बेसिक कुछ डाटा टाइप्स होती हैं, जैसे सेट होता है, डिक्शनरी होती है, लिस्ट होती है, स्ट्रिंग होती हैं, और डिफरेंट इसके अलावा भी जो अगर मैंने कोई नाम नहीं लिया तो ये सारी होती हैं। इनको कहते हैं कि दीज आर बेसिक डाटा टाइप्स। नवा अच्छा, उसके बाद पाइथन में हमारे पास क्या हुआ कि हमने इन डाटा टाइप्स को ना थोड़ा सा मॉडिफाई करके ना एक लाइब्रेरी बना ली जिसका नाम है कलेक्शंस। कलेक्शंस के अंदर हमारे पास यही जो हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर्स थे, इनकी थोड़ी सी हमने एडवांस टाइप बना ली जो कि हमें कोड लिखने में बड़ी हेल्प करती हैं। जैसे अभी आपने देखा कि मैंने 20 लाइन्स का कोड एक लाइन में लिख दिया है इस काउंटर की वजह से। इसी तरह मेरे पास काउंटर है, मेरे पास डिफॉल्ट डिक्शनरी है। डिफॉल्ट डिक्शनरी क्या करती है कि जो हमारे पास एरर आ रहा था ना, +=1 करने से, वो एरर नहीं आता डिफॉल्ट डिक्शनरी में। वो क्या करेगी, ए को डिफॉल्ट वैल्यू दे देगी। वो देखेगी ए अगर इंटीजर है उसको डिफॉल्ट वैल्यू दे देगी 0। वो देखेगी अगर ए एक लिस्ट है तो उसको डिफॉल्ट एक लिस्ट की वैल्यू दे देगी। ठीक है। तो ये हमारे पास डिफॉल्ट डिक्शनरी करती है। इसके बाद हमारे पास होता है नेम्ड टपल, जो हमारे पास XY एक्सिस को स्टोर करने के लिए यूज हो रहा होता है। इसके बाद हमारे पास होती हैं सेट वाली डिक्शनरीज, जिसके अंदर हमारे पास जो डिक्शनरीज होती हैं उन्हीं को मॉडिफाई करके एक सेट बनाया जाता है, जिसके अंदर हम ऐसी चीज़ स्टोर कर सकते हैं जो हमने चेंज नहीं करनी है बाद में, जैसे कि जिनके अंदर वैल्यू रिपीट ना हो। जैसे कि हम बाद में देखेंगे हमारे पास नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनके अंदर हमारे पास डिफरेंट वर्टिसेस होते हैं और उनके अंदर डिफरेंट पाथ्स बने होते हैं। हम एक वर्टिस से दूसरे वर्टिस पर जाते हैं कोई पाथ यूज करते हुए। अगर हम चाहते हैं कि हम एक पाथ यूज करते हुए एक वर्टिस पे पहुंच गए और दोबारा दूसरा पाथ करते हुए उस वर्टिस पे पहुंच गए और हम उस वर्टिस को अपने पास इंक्लूड नहीं करना चाहते, तो हम सेट डिक्शनरी यूज करते हैं, ताकि जब हमारी डिक्शनरी बने तो उसके अंदर दोबारा वो चीज़ इंक्लूड ना हो और वो एक डुप्लीकेट बन के साइड पर डिस्कार्ड हो जाए। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, वेलकम।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन का कोड हमने कर दिया है। इसके अलावा जो मैनुअल कोड है वो आपने प्रैक्टिस करनी है लाजमी। आज ये आप लोगों का होमवर्क है कि आपने इसके ऊपर एक लूप चलाना है, इसके ऊपर एक लूप चलाना है, और उसके बाद आपने किसी दोनों की लेंथ कंपेयर करके बड़े वाले पे लूप चला लेना है, या किसी एक पे लूप चला के दो कंडीशन लगानी है इफ एल्स की। एक कंडीशन में आपने ये चेक करना है कि इफ दिस की इज इन टी एंड the value of this key in of s is equal to value of this key in t, then रिटर्न नहीं, सॉरी, नॉट इक्वल टू टी, देन रिटर्न फॉल्स। ठीक है। और एक और कंडीशन लगा लेनी है कि अगर वो वैल्यू हमारे पास, जो अगर कोई ऐसी वैल्यू तो नहीं है जो हमारे पास इसके अंदर है और हमने वो चेक नहीं की, उसके लिए भी आपने कंडीशन लगानी है, और एंड पर फॉल्स ट्रू रिटर्न कर देना है कि अगर सारा कुछ हाइड्रेट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, विच इज़ ग्रुप एनाग्राम्स। ठीक है। अब ये क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। ठीक है, जिनको पहले से सोल्यूशन आता है आई वुड रिकमेंड कि आप लोग ऐड ना करें, और जिनको पहले से इसका सोल्यूशन नहीं आता मैं उनको बोलूँगा कि आप ज़रूर मेरे साथ पार्टिसिपेट करें, ताकि हम मिलके इस चीज़ को सीख लेते हैं। ओके। इस क्वेश्चन को कोई रीड करना चाहे तो। मैं एक सेकंड फॉन्ट इंक्रीज कर लूँ, पहले मैं कर रहा था तो मैंने इसको, ठीक है, यस, ये अच्छा, ये तो कोड का हुआ है। यस सर, कोड, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास। मैं रीड करना चाहूंगा सर। जी जी प्लीज़। सर कंट्रोल प्लस से हो जाएगा। ग्रुप ओके। एनाग्राम का क्वेश्चन नंबर हमारे पास 49 है। इसकी स्टेटमेंट है कि गिवन एन array of string strs group the anagrams together, you can return the answer in any order। तो जिसके बाद हमारे पास एग्जांपल है, इसके अंदर हमारे पास स्ट्रिंग दी गई है एक एरे के नाम से। इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स हैं और हमें इसको रिटर्न करना है डिफरेंट ऑर्डर के अंदर। तो बेसिकली जो क्वेश्चन की एग्जांपल के अकॉर्डिंग मुझे जो इसकी अंडरस्टैंडिंग हुई है वो ये है कि सर हमें वो वर्ड को सेपरेट कर देना कि जिससे उससे रेलिवेंट कोई नेक्स्ट उसी ही एरे के अंदर हमें कोई नेक्स्ट वर्ड मिलता है। फॉर इंस्टेंस हमारे पास ये टी है, और ये जो सा जो आउटपुट वाली को अगर हम कंपेयर करें अपनी क्वेश्चन स्टेटमेंट के साथ तो हमें डायरेक्ट डिफरेंस नज़र आ जाएगा। बेसिकली हमने करना ये एग्जैक्टली, है। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच सर सफ़ीउल्लाह, आपने बड़ा अच्छा बताया कि हमारे पास जो कोई भी गिवन इनपुट होगा उसके अंदर अरे में डिफरेंट स्ट्रिंग्स अवेलेबल होंगी। हमने एनाग्राम्स जो होते हैं, एनाग्राम्स जैसे हमने देखा कि जैसे ई ए टी है तो दूसरे में भी ई ए टी ही है। ठीक है, तो ये दोनों एनाग्राम्स हैं, तो हमने इनको एक अलग लिस्ट के अंदर ग्रुप कर देना है। इसी तरह ये टैन है और नेट है। ठीक है, तो इनको हमने क्या करना है, एक अलग लिस्ट के अंदर ग्रुप कर देना है। लेकिन जो मेरे पास बैट है, उस टैब अगर होता तो मैं बैट और टैब को कर देता, लेकिन यहाँ पर मेरे पास बैट के साथ कुछ भी नहीं है, तो मैंने बैट को अलग रख देना है। यानी वही हैं, एनाग्राम्स ही चेक करने हैं जैसे हम इजी क्वेश्चन में चेक कर रहे थे। बस इसके अंदर हमने ये करना है कि उन एनाग्राम्स को चेक करने के साथ साथ हमने ग्रुपिंग करनी है उनकी, जो इकट्ठे एनाग्राम्स हैं उनको एक साथ रखना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम अंडरस्टैंड करते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। वही हमारा टूल बॉक्स है। अभी तक हमारे पास अरेज हैं, स्ट्रिंग्स हैं, और हमारे पास डिक्शनरीज हैं, लिंक लिस्ट हैं, और कुछ मेथड्स ऑपरेशंस हैं जो हम डाटा स्ट्रक्चर्स पर परफॉर्म कर सकते हैं। हर किसी की अलग टाइम कम्प्लेक्सिटी है। ठीक है, सॉर्टेड फंक्शन की टाइम कम्प्लेक्सिटी नहीं बताई मैंने, वो चले मैं बाद में बताता हूँ आपको। अभी इस पर फोकस करते हैं। तो इस पर कौन सा डाटा स्ट्रक्चर हम यूज़ कर सकते हैं कि हम एक तरह की चीज़ें इकट्ठी कर लें। सर डिक्शनरी कर सकते हैं। डिक्शनरी कर सकते हैं, यस। डिक्शनरी में हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास की होती है, ठीक है, कोई भी, और उस की वैल्यू होती है। ठीक है, तो हम क्या करें, कोई की ऐसी बनाएं, ठीक है, कि जैसे ईट है ना, ईट की कोई की बन जाए। ठीक है, और फिर हम देखें कि जो भी इसका एनाग्राम है ना, जैसे ये 8 है, ये इसका एनाग्राम है। ठीक है, और इसके अलावा टी है, ये इसका एनाग्राम है। तो ये क्या हो, इस की के ऊपर ये तीनों वैल्यू स्टोर हो जाए, ईट भी यहाँ स्टोर हो जाए और टी भी यहाँ स्टोर हो जाए।
और 8 भी यहाँ स्टोर हो जाए इस एक की के ऊपर। ठीक है, ये की हमने एक ऐसी बनानी है, ठीक है, जिसके ऊपर मैं ये तीनों चीजें स्टोर कर दूं। ठीक है, तो ये काम अब मैं करना चाहता हूँ, इसको मैं कैसे कर सकता हूँ? और हम डिक्शनरी वैल्यू में सेट। फॉर लूप लगा। डिक्शनरी में फॉर लूप लगा दें, और डिक्शनरी में फॉर लूप लगाने के बाद हम देख लें कि इसमें ई कितनी बार आ रहा है, और ए कितनी बार आ रहा है, और टी कितनी बार आ रहा है। ठीक है, तो लेकिन मैं इसको एज अ की स्टोर नहीं कर सकता, ये मसला आ रहा है इसके अंदर। और मैं क्या कर सकता हूँ? जैसे हारिस साहब कुछ बोल रहे थे। वो सर मैं ये कह रहा था कि हम सपोज हमने ईट को एज ए की ले लिया और जिसके एनाग्राम पे उसको एज ए लिस्ट ऑफ वैल्यूज ले लेते, तो मैं ये कहना चाह रहा था। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही करना है हमने। लेकिन इसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे कि ये सारी चीज़ें जो हैं ईट और टी हैं और एट हैं, इनमें उतनी ही बार ई आ रहा है और उतनी ही बार टी आ रहा है और उतनी ही बार ए आ रहा है, इसके अलावा कोई नहीं आ रहा। अच्छा, इसका एक दो मेथड्स हैं। ठीक है, एक तो ये है कि मैं ना क्या करूं कि मुझे पता है कि मेरे पास इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं और स्मॉल लेटर्स हैं। तो मैं मुझे पता है कि 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं इंग्लिश के अंदर। ठीक है, तो मैं क्या करूं कि एक अरे बना लूं। ठीक है, उस अरे के अंदर क्या करूं कि जैसे ई है ना, यहाँ पर आया, तो उस ई की जगह 1 कर दूं। ठीक है, बल्कि हम यहाँ पर एक और वर्ड लिखते हैं, जिसको मैं कहता हूँ कि हम लिखते हैं यहाँ पर EATE, इस तरह का एक वर्ड है। ठीक है, अब मेरे पास ई है, तो मैं उस 26 साइज की अरे में जितने नंबर पर ई आता है उस जगह 1 कर दूं, फिर जहां पर ए आता है वहां पर 1 कर दूं, फिर जहां पर टी आता है वहां 1 कर दूं, और फिर जब दोबारा ई आया तो जो ई वाला एक 1 था उसको अब मैं 2 कर दूं। ठीक है, तो इसके लिए ये हो जाएगा। अब मेरे पास एक और वर्ड होगा, TEA, और फिर एक और ई। इसके लिए जब मैं बनाऊंगा तो तब भी मेरे पास यही चीज बनेगी। इसी तरह कोई और वर्ड होगा इससे मिलता जुलता, उसके लिए बनाऊंगा तब भी यही चीज बनेगी। ठीक है, यानी मैं क्या कर सकता हूँ कि एक 26 साइज की बना सकता हूँ अपनी लिस्ट, और सारे शुरू में सारे जीरो रख दूं। ठीक है, या -1 रख दूं, या -1 नहीं रखूं, जीरो रखूं, क्योंकि मैं फिर हर बार इंक्रीज भी करूंगा ना उस जगह पर। तो जीरो रख दूं शुरू में सारे, और जब ई आए तो ई के कैलकुलेट करूं कितने नंबर पर ई होना चाहिए, वहां पर 1 कर दूं, और इस तरह। और जब मैं ये बनाऊं और इसको फिर मैं एज अ की बना लूं कि मेरी ये जो पूरी लिस्ट होगी ये एज अ की होगी। ठीक है, और फिर इसके अंदर जो जिस वैल्यू को उस टाइम यूज करते हुए मैंने ये की बनाई, उस वैल्यू को मैं अपनी डिक्शनरी में स्टोर कर लूं उस की के ऊपर। ठीक है, तो जब मैं क्या करूंगा, इसकी एक की बनाया, उस की के ऊपर स्टोर किया, तो ये स्टोर हो जाएगा। जब दोबारा इसकी की बनाऊंगा वो भी की बनेगी डिक्शनरी में, जब दोबारा इसी की को सेस करके ये स्टोर करूंगा तो ये स्टोर हो जाएगी। तो इसका मतलब मुझे वैल्यू वाली जगह पर भी क्या करना है, सिंगल सिंगल वैल्यू स्टोर नहीं करनी, क्योंकि पहले ये स्टोर होगा फिर ये स्टोर हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, वैल्यू वाली जगह पे भी एक लिस्ट बना लेता हूँ, शुरू में उस लिस्ट को मैं खाली रख लेता हूँ, फिर मैं क्या करूंगा, जब ये वाला आएगा ये स्टोर करूंगा, और फिर डॉट अपेंड करके ये वाला स्टोर कर लूंगा। इस तरह मैं वैल्यूज अपनी ग्रुप कर लूंगा, और एंड पे क्या करूंगा, डिक्शनरी के ऊपर डॉट वैल्यूज वाला फंक्शन जो है वो कॉल करूंगा। उससे मेरे पास सारी वैल्यूज जो हैं वो लिस्ट की फॉर्म में जो ग्रुप हुई होंगी वो रिटर्न हो जाएंगी, और इसको फिर मैं इसके साथ एक और काम करके इसको लिस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे अगर किसी को कोई समझ नहीं आ रही तो आप पूछ लें। सर ये लास्ट जो आपने बताया कि की को वैल्यू में करके, यहाँ से अगेन समझा रहे हैं। हम स्टोर कैसे कर रहे हैं ये चीज़ समझ आ गई, कि जैसे जब ये आया तो हमने कैसे स्टोर किया, जब ये आया तो हमने कैसे स्टोर किया। नहीं सर, यही से समझाएं, अच्छा, स्टोरिंग का समझ नहीं आया। अच्छा ठीक है, हमारे पास एक डिक्शनरी होती है ना। ठीक है, उसके अंदर जब मैं ये चीज़ लिखता हूँ तो इसके अंदर मैं लिखता हूँ की। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पर एक की है 2,
और उसको बाद में इज इक्वल करता हूँ या प्लस इक्वल करता हूँ, जो भी करता हूँ, इस की के ऊपर सारी चेंजेस हो रही होती हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं कुछ भी लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ मैं प्लस इज इक्वल टू 1, तो इस की के ऊपर जो वैल्यू फॉर एग्जाम्पल 3 स्टोर थी तो उसमें +1 हो जाएगा, वो 4 हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब मैंने इसके लिए एक अरे बनाई ना, वो भी वही बनेगी। जब मैं इसके लिए अरे बनाऊंगा वो भी सेम टू सेम वही बनेगी। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसके लिए जो मैंने अरे बनाई है वो मेरे पास बनी है, फॉर एग्जाम्पल जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल 2 बनी है, वरना ऐसा नहीं होगा, 26 साइज की अरे होगी ना। इसके लिए मैंने बनाई तब भी यही बनेगी। ठीक है। तो डिक्शनरी में जब मैं ये सेम चीज पास करूंगा, ठीक है, और वहां पर जब मैं वैल्यू डॉट अपेंड करूंगा, ठीक है, तो ये पहली बार जब मैंने इसको पास किया तो उसने क्या किया, एक सिंपल खाली लिस्ट के अंदर अपेंड कर दिया इस चीज को। ठीक है। दोबारा जब मैंने इसके लिए की बनाई तब भी यही की बनी, और फिर दोबारा ब्रैकेट यहाँ पर यही चीज चली गई एज अ की, और उसी जगह पर वो दोबारा जाएगा, और जो खाली लिस्ट नहीं थी अब वहां पर, अब ये वाला जो था ना, ये आया हुआ था, वहां पर वो अपेंड कर देगा इस चीज को। ठीक हो गया। इस तरह से हम अपनी कीज बना बना के उन पे वैल्यूज रखते जाएंगे, और क्या होगा कि सिर्फ वो वाले एक जगह एक की के आगे वैल्यूज आ रही होंगी जिनके अंदर नंबर ऑफ करेक्टर्स सेम होंगे, और वही एनाग्राम्स होते हैं। जिसके अंदर डिफरेंट करेक्टर्स होंगे उनकी की भी डिफरेंट बनेगी ना, उनके फिर ई की जगह 1 आएगा, फिर उनकी ई की जगह 2 नहीं आएगा, या उनके किसी और जीरो की जगह 1 आ जाएगा, तो सेम की तो नहीं बन रही होगी। सर लेकिन इंडेक्स को कैसे एक्सेस करेंगे? मीन्स के ईट है ना हमारे पास, अब ई का इंडेक्स जो होगा वो 5 6 होगा, तो हम वो कैसे एक्सेस करेंगे? और अपेंड की तो समझ आ गई ना कि अपेंड जी प्लस जी। वन कर देंगे, इंडेक्स को हम्म। कैसे एक्सेस करेंगे? इंडेक्स को कैसे असेस करेंगे? वेरी ग्रेट क्वेश्चन। इंडेक्स को हम ऐसे असेस कर सकते हैं कि मैं चाहता हूं मेरे पास ए के लिए 0 आ जाए, बी के लिए 1 आ जाए, एंड सो ऑन, जी के लिए मेरे पास 25 आ जाए। तो हमारे पास एक फंक्शन होता है जिसके यूज करने से हमारे पास ए की आस्की वैल्यू रिटर्न हो जाती है। वो फंक्शन होता है ऑर्डिनल। ORD में मैं ए लिखता हूँ ना, तो मेरे पास ए की एस की वैल्यू रिटर्न हो जाती है। ठीक है। तो ए की आज की वैल्यू मेरे पास आ जाती है, आई थिंक 97। 97 होती है, यस। तो जी सर। अ, किसी को अगर समझ आई है तो रिपीट कर दें, सर की आवाज़ बहुत कम है। वो कह रहे हैं 95 होती है मेरा। 95 होती है, ओके। अच्छा अच्छा। वही कंफ्यूज हो जाता हूँ बार बार। 97 है। इधर तो हैक्स वैल्यूज है। सर 65 कैपिटल ए की होती है, स्मॉल ए की आई थिंक 97 ही होती है। चलो फॉर 97। एग्जांपल हम सर किसी को भी नाराज नहीं करते। जी मैम। ये जो अभी आपने ये टेबल दिखाया है तो ये तो न्यू है, आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं इस टेबल का क्या काम होता है? एस की टेबल का? यस सर। जी मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, जस्ट मैं ये सर साइम का आंसर दे दूँ फिर आपके क्वेश्चन पे आता हूँ। अच्छा, तो हम फॉर एग्जांपल कहते हैं कि हमने नहीं मानना कि 95 है या 97 है, हम कहते हैं इसकी वैल्यू होती है 100। ठीक है, किसी को भी नाराज नहीं करते। इसकी वैल्यू होती है 100। अब मैंने क्या करना है कि ये वाला जो मेरे पास करेक्टर है इसकी वैल्यू मैंने 0 लेके आनी है। ठीक है। तो वो मैं कैसे लेके आ सकता हूँ? वो मैं ऐसे लेके आ सकता हूँ कि इसकी और वैल्यू ले लूं, जो भी इसकी वैल्यू आती है वो ले लूं। ठीक है। जैसे ए ही है तो उसकी वैल्यू दोबारा 100 ही आएगी, और उसमें से माइनस कर दूं मैं ये वाली वैल्यू, ए की जो वैल्यू है, तो मेरे पास रिटर्न हो जाएगा 0। बी के लिए जब ये काम करूंगा बी की वैल्यू होगी 101। ठीक है। तो उसमें से मैं माइनस कर दूं ये वाली वैल्यू जो कि है 100, तो बी के लिए मेरे पास आ जाएगा 1। ठीक है। इस तरह जी के लिए जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो मेरे पास है 125, उसमें से भी मैं वापस 100 ही करूं, ए वाला ही माइनस करूं, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 25। तो इस तरह से हम इंडेक्स कैलकुलेट कर सकते हैं जो हम अपनी एक अरे बना रहे हैं उसके लिए। ठीक है।
अच्छा, अब मैम का क्वेश्चन है कि ASCII टेबल को एक्सप्लेन करें। उससे पहले एक और चीज, एक और अप्रोच भी है इस क्वेश्चन की, कि हम क्या करें कि ये जो सारी चीजें हैं ना इनको सॉर्ट कर दें। ठीक है, इसको भी सॉर्ट करें, इसको भी सॉर्ट करें, इसको भी करें, इसको भी सॉर्ट करने के बाद कंपेयर करें। जो एक लूप चलाएं, जो चीज़ें इक्वल हैं पहले उनको हम एक अपेंड कर दें पहले, फिर उसके बाद जो अनइक्वल चीज़ आती है उसको फिर अपेंड कर दें एक अलग लिस्ट में, फिर जो आती हैं उनको अलग कर दें और फिर इकट्ठा करके रिटर्न कर दें। ठीक है, एक दूसरी अप्रोच ये भी है। तो सॉर्ट का मैंने बताया, टाइम कम्प्लेक्सिटी जो सॉर्ट की होती है वो होती है n log of n। जो हमारे पास बेस्ट अभी तक, अगर हम चाइनीज रिसर्च पेपर को इग्नोर करते हैं, तो हमारे पास जो बेस्ट टाइम कम्प्लेक्सिटी होती है दैट इज n log n। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास कोई भी लिस्ट होती है ना, उसके साथ हम दो तरह से सॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक होता है कि कोई भी चीज लिख के डॉट ऑपरेटर लगाऊं और सॉर्ट लिख दूं। एक होता है सॉर्टेड लिखूं, ठीक है, और ब्रैकेट में लिख दूं उस चीज का नाम जिसको मैंने सॉर्ट करना है। ठीक है, लिस्ट लिखूं स्ट्रिंग में। तो इन दोनों में एक डिफरेंस है। ठीक है, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, कोई बता सकता है? ये सर जो पहला वाला है वो इंटरनली करेगा, और जो दूसरा सॉर्टेड है वो रिटर्न करेगा न्यू सॉर्टेड लिस्ट। एग्जैक्टली ऐसा ही है। ये जो फंक्शन होगा ये उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कॉल होगा और उसी ऑब्जेक्ट को चेंज करके उसी जगह उसी लिस्ट को ही इन प्लेस चेंज करके सॉर्ट करके रिटर्न कर देगा। ये वाला जो होगा ये उस असली चीज को चेंज नहीं करेगा, बल्कि मुझे एक नई चीज रिटर्न करके देगा और उसको मैं क्या कर सकता हूँ, लिस्ट टू के अंदर स्टोर कर सकता हूँ। तो सॉर्टेड फंक्शन बेसिकली ये काम कर रहा होता है। ठीक है, तो सॉर्ट कर करने से हमारे पास जो टाइम कम्प्लेक्सिटी आती है वो n log n आती है। वैसे कोई जो बेसिक फंक्शंस होते हैं सॉर्टिंग के, अगर हम बेसिक अप्लाई कर रहे हैं वो n² लेते हैं। ठीक है, जो हमारे पास इंसर्शन सॉर्ट होता है, सिलेक्शन सॉर्ट होता है, और हमारे पास बबल सॉर्ट होता है। ठीक है, ये सारे लेते हैं n²। दूसरे हमारे पास जो होते हैं एडवांस एल्गोरिदम, मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, ये हमारे पास लेते हैं n log of n। ठीक है, और इसके अलावा एक और होता है जिसको कहते हैं टिम सॉर्ट। ठीक है, टिम सॉर्ट जो होता है वो बेसिकली पाइथन के अंदर अप्लाई हुआ होता है सॉर्ट फंक्शन के अंदर। ये जो होता है ये बना होता है n² वाला जो फंक्शन था इंसर्शन सॉर्ट, और n log n वाला मर्ज सॉर्ट, इन दोनों को मिला के एक फंक्शन बनता है जिसको नाम है टिम सॉर्ट। जो कि एक भाईजान थे टिम पीटर नाम के, उन्होंने ये सारा फंक्शन बनाया था। हम जो डेली ये बड़े मज़े से सॉर्ट सॉर्ट लिख रहे होते हैं और चीज़ों को सॉर्ट कर रहे होते हैं, तो ये टिम पीटर भाई का बहुत बहुत शुक्रिया कि भाई आपने हमारे लिए ये फंक्शन बनाया, थैंक यू सो मच। वरना हमें क्या करना पड़ रहा होता, पूरा कोड लिखना पड़ रहा होता, उसको हम पहले डिवाइड करते दो दो हिस्सों में, तो लॉग एन कम्प्लेक्सिटी आती, फिर वापस जोड़ते एन कम्प्लेक्सिटी आती, n log n कम्प्लेक्सिटी आती। और हर कोड के अंदर जब भी हमने सॉल्व करना होता तो हमें उसके लिए 12 लाइनें लिखनी पड़ती और हम थक जाते। तो इस भाई का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब मैम का क्वेश्चन था आस्की टेबल के लिहाज से। आस्की टेबल के अंदर हमारे पास आस्की वैल्यूज होती हैं। अब हमारे कंप्यूटर जो चलता है ना वो चलता है भाई 0101। इसके अलावा कंप्यूटर को कुछ समझ नहीं आती, ना उसको 3 की समझ आती है, ना 4 की समझ आती है, ना C की समझ आती है, ना 3.4 की समझ आती है। कंप्यूटर भाई को सिर्फ समझ आती है 0 और 1 की, क्योंकि इस कंप्यूटर के अंदर हमारे सर्किट्स होते हैं। सर्किट के अंदर अगर करंट आएगा तो वैल्यू होगी 1, करंट नहीं आएगा तो वैल्यू होगी 0। ठीक है, तो ये हमारे पास कंप्यूटर इस तरह चलता है। आस्की टेबल जो होता है वो इसलिए होता है कि मैंने सी को अगर अपने कंप्यूटर के अंदर स्टोर करना है तो सी की वैल्यू हमारे पास होगी 100। ठीक है, तो ये 100 जो होगा ये कन्वर्ट होगा बाइनरी के अंदर। बाइनरी के अंदर कन्वर्ट होने के बाद उस तरह से जो भी इसका बाइनरी डिजिट बनेगा 01001 वाला, वो सी को उस तरह से मेमोरी में स्टोर करेगा। इस तरह हमारे पास अगर ए होगा उसके पास हमारी जो आस्की वैल्यू होगी वो होगी 65। ठीक है, ये आस्की टेबल बना दिया अमेरिकन स्टैंडर्ड ताकि स्टैंडर्ड हो जाए। ठीक है, हर बंदा अपने अपने नंबर बना के कन्वर्ट करके सेव ना करो, एक स्टैंडर्ड बन गया। ए कन्वर्ट होगा 65 में, 65 का जो है वो बाइनरी बनेगा। बाइनरी बनने के बाद जो भी 001 वाले निकलेंगे वो हमारी मेमोरी में स्टोर होंगे। समझ आ गई मैम आपको? सर तो हम इस टेबल को अप्लाई कैसे करेंगे? हमने अप्लाई कैसे करना है इस क्वेश्चन के अंदर ये पूछ रही हैं? हम यस सर। इस क्वेश्चन के अंदर पूछ रही हैं या ओवरऑल डेली लाइफ में पूछ रही हैं? सर ओवरऑल जैसे हम कोडिंग करते हैं हमें पता होता है कि हम किस जगह पे कौन सा कोड हम्म। किस तरह से अप्लाई कर रहे हैं, तो ये किस जी। तरह से अप्लाई होगा? अच्छा, ये वैसे तो जब कोई भी चीज़ स्टोर हो रही है ना तो वो ऑटोमेटिकली हो रही होगी, वो हमने नहीं करना। हमने ये नहीं करना कि हम ए को पहले आज की वैल्यू में कन्वर्ट करें और फिर स्टोर करें। ये चीज़ें जो है ये कंपाइलर और इंटरप्रेटर कर रहे होते हैं। अभी हम इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। हमें पता है कि हमारे पास जो स्मॉल ए होता है ना उसकी आज की वैल्यू होती है 97,
और मैं चाह रहा हूं कि मैं किसी तरह इसको जीरो कर दूं। अब मैंने 97 को जीरो करना है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? वन। इसमें से इसी को माइनस कर दूं, तो मेरे 97 में से ही 97 को माइनस कर दूं तो मेरे पास जीरो आ जाएगा। अब सी की वैल्यू मेरे पास होती है 100। ठीक है। अब इसको मैंने ए बी सी, हाँ सॉरी 99, चलें इसको डी ले लेते हैं। डी की वैल्यू होती है 100। अब मैंने इसको डी की वैल्यू को क्या करना है, 3 करना है। कैसे कर सकता हूँ? सर ए माइनस सॉरी। ए को माइनस कर दो। हाँ मतलब क्या नंबर इसमें से माइनस करूँ? 97। 97, तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास? 3 बन जाएगा। ठीक है। अच्छा अब मुझे एक और बात बताएं। मेरे पास अब एक लेटर आया है, जनाबे आली, जी। ठीक है। जी, 5वें नंबर पे आता है ये, तो इसको मैंने 102 है, इसको मैंने करना है अपने पास 4। कैसे कर सकता हूँ? सॉरी, क्या करना है मैंने इसको? 5 करना है, तो कैसे कर सकता हूँ? सर अगेन 97। यस। तो ये देखें, एक पैटर्न रिपीट हो रहा है ना। मैं ए की ही जो वैल्यू है वो सब में से माइनस कर रहा हूँ, तो मेरे पास 0 1 2 3 इस तरह वैल्यूज आ रही हैं। और मुझे यही तो चाहिए। मैंने एक लिस्ट बनाई है जिसके अंदर 0 0 0 0 0 0 पड़े हुए हैं, कितनी बार? 26 बार। ठीक है। मैं चाहता हूं जब ई आए तो मेरे पास वैल्यू स्टोर हो जाए किसके ऊपर? 101 के ऊपर। ठीक है। तो वो कैसे? 101 तो मेरे अंदर, इसके अंदर है ही नहीं। मेरे पास तो 0 से लेके 25 तक इंडेक्स है। तो उस 0 से 25 तक लाने के लिए मैं क्या करूंगा, इसमें से 97 कर दूंगा। यानी मैं क्या कर रहा हूँ कि ई की वैल्यू निकाल रहा हूँ, जो कि मेरे पास एक फंक्शन है ऑर्डिनल, जो आज की वैल्यू ई की निकाल देगा, उसमें से माइनस कर दूंगा मैं ए की वैल्यू को। ठीक है। तो इस तरह से मेरे पास वो इंडेक्स आ जाएगा जहां पे मैं इंक्रीज कर दूंगा, ए से 1 कर दूंगा, दोबारा आएगा 2 कर दूंगा, दोबारा आएगा 3 कर दूंगा। ठीक है, अभी समझ आ गई मैम आपको? यस सर, थैंक यू। तो आप ग्रेट। इसको एज एन इंडेक्सिंग के लिए यूज कर रहे हैं, लाइक एरे में तो डायरेक्ट इंडेक्सिंग होती है ना, और लिस्ट में यहाँ पे एसटी को आप यूज कर रहे हैं। लिस्ट के अंदर स्टोर करने के लिए ना, मैंने क्या करना है कि मेरे पास जितने भी नंबर है ना, जितने भी सॉरी स्ट्रिंग्स हैं इस लिस्ट के अंदर, मैंने ना उनकी एक रेफरेंस लिस्ट बनानी है, एक की बनानी है, ताकि जितने एक जैसे नंबर वाले, एक जिनके अंदर एक ही बार ई आ रहा है, एक ही बार ए आ रहा है और एक ही बार टी आ रहा है, उनकी सबकी ना एक ही तरह की कोई रेफरेंस की बन जाए। ठीक है। इसके लिए आप कुछ और भी कर सकती हैं जो आपके माइंड में आ रहा हो। जो तरीका है, फेमस है, वो ये है कि हम क्या करते हैं, एक अरे ले लेते हैं, लिस्ट ले लेते हैं, 26 जीरो उसमें इनिशियलाइज कर देते हैं। जिस जगह पर ई की जगह बन रही होती है वहां पे 1 कर देते हैं, फिर जहाँ पे ए की जगह बन रही होती है वहां 1 कर रहे होते हैं, जहाँ पे टी की जगह बनती है वहां 1 कर देते हैं। सिर्फ इन 3 की जगह पे 1 होता है, बाकी सब पे 0 हो जाता है। तो ये एक रेफरेंस बन गया हमारे पास, एक ऐसी लिस्ट बन गई जिसके से हमें पता चल रहा है कि ये ईट की लिस्ट है। अब मैं जब टी पे आऊंगा ना, तो टी पे 1 कर दूंगा, ई पे 1 कर दूंगा, ए पे 1 कर दूंगा। इसकी फिर एक लिस्ट बन जाए जिससे पता चलेगा टी की लिस्ट। अब आप देखेंगे कि इसकी जो बनेगी ना और इसकी जो बनेगी, उनके अंदर ये मजे की बात होगी कि इन दोनों के अंदर ए वही सेम जगहों पर 1 होगा और उन्हीं सेम जगहों पर 0 होगा। इससे मुझे पता चल जाएगा, हाँ, ये एक मुझे एक रेफरेंस मिल गया है जिससे ये दोनों एनाग्राम है, इनके अंदर सेम करेक्टर्स हैं और सेम ही दफा आ रहे हैं। तो मैं इनकी की बना के रख सकता हूँ थ्रू दिस अप्रोच। अगर आपके माइंड में कोई और अप्रोच आती है, आप कोई और रेफरेंस बना सकती हैं, तो आप वो भी बना सकते हैं। ठीक हो गया, क्वेश्चन की अप्रोच सबको समझ आ गई है? ग्रेट, सबको समझ आ गई है।